डीप टॉक्स यानी बातें गहराइयों की, बातें पैसों की, क्योंकि पैसे की अहमियत हम समझते हैं। तो आज दोस्तों वेलकम करते हैं श्री नितिन मुरारका जी से, जिनसे कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग इस बारे में विशेषकर चर्चा करेंगे, क्योंकि अधिकांश लोगों का लॉस ऑप्शन बाइंग में होता है। ऑप्शन बाइंग स्टॉक्स में करना बेटर है या इंडेक्स में करना बेटर है? देखिए, मेरा फेवरेट निफ्टी है क्योंकि मुझे निफ्टी के निशानेबाज के नाम से जाना जाता है। जो सेबी बताता है कि 10 में से 9 पीपल आर इन लॉस एंड 10 पीपल आर ओनली इन प्रॉफिट। तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ 10% ही लोग कमा पा रहे हैं और 90% नहीं कमा पा रहे हैं? बैंक निफ्टी में तो स्टॉप लॉस कब लगा कब उड़ गया पता ही नहीं चलता है। मंडे को जैसे एकदम से बाजार नीचे आया, क्योंकि वो हिंडनबर्ग की कोई रिपोर्ट आई थी सेबी के अगेंस्ट, तो वो नीचे आया बाजार, लोगों को लगा और नीचे जाएगा, रिवर्सल आया, प्लस में बंद हुआ बाजार। तो क्या ये रिवर्सल भी हम इससे कैच कर सकते हैं? जिस दिन हिंडनबर्ग की न्यूज़ आई थी, नेगेटिव न्यूज़, सारे लोग पैनिक में थे, पता नहीं क्या होगा। बट ऑटो ट्रेंडर ने सुबह सुबह खुलने के आधे घंटे के अंदर अंदर क्लियर सिग्नल दे दिया था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। मैं भी आपको ऑन स्क्रीन दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें। मेरी ऑडियंस को समझाओ ऑटो ट्रेंडर क्या है। डीप टॉक्स यानी बातें गहराइयों की, बातें पैसों की, क्योंकि पैसे की अहमियत हम समझते हैं। हम समझते हैं कि ट्रेडिंग में जब लॉस हो जाता है तो आदमी कितना डिप्रेस्ड हो जाता है। अधिकतर लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं और नुकसान ले लेते हैं। इसी चीज़ के लिए मेरे पास कम से कम नहीं तो 500 से 1000 मैसेज आते हैं कि सर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, लॉस हो गया, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, लॉस हो गया, सर कुछ बताइए। तो मैंने सोचा चलो भाई ऐसी ऑडियंस के लिए भी कुछ किया जाए, क्योंकि मैं तो एक ऑप्शन सेलर हूँ। तो मैंने एक टूल सब्सक्राइब कराया अपने लिए, जिसका कि नाम है ऑटो ट्रेंडर, और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उसमें ओआई शिफ्ट बहुत क्लैरिटी से दिखती है, कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, वो बहुत अच्छा लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये जो टूल है ये आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, और आप लोगों की भी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई ये एक अच्छा टूल है और इससे ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। तो मैं थोड़ा और पीछे गया, तो मैंने पता किया ये टूल किसका है, किसने बनाया, इसका ब्रेन चाइल्ड क्या है, किसने मतलब इसको इजाद किया। तो पता लगा कि ये एसएमसी वालों का एक टूल है, जिसको कि श्री नितिन मुरारका जी होस्ट करते हैं। तो मैं उनके पास गया और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आप आओ, मेरी ऑडियंस को समझाओ ऑटो ट्रेंडर क्या है, क्योंकि मैं किसी और से नहीं। तो उन्होंने कहा सर मेरा असिस्टेंट चला जाएगा, मेरा वीपी चला जाएगा, मेरे यहाँ से कोई और चला जाएगा। मैंने कहा नहीं सर, अगर डीप टॉक्स में कोई आएगा तो आप आओगे, और मेरी ऑडियंस को कोई समझाएगा तो आप समझाओगे। तो आज दोस्तों वेलकम करते हैं श्री नितिन मुरारका जी से, जिनसे कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग इस बारे में विशेषकर चर्चा करेंगे, क्योंकि अधिकांश लोगों का लॉस ऑप्शन बाइंग में होता है। तो मैं स्वागत करता हूं नितिन मुरारका बहुत जी का। बहुत वेलकम नितिन जी, वेलकम टू आवर शो। वेलकम नितिन जी, कैसे हैं आप? फाइन मैम, थैंक यू दीपक जी, थैंक यू पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे ऑप्शन बाइंग में काफ़ी लोग ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं, जी जी। बट ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। तो मैंने अपने लाइफ में मैं इनफैक्ट ऑप्शन सेलर ही हुआ करता था, बट लास्ट 6-7 सालों से मैं ऑप्शन बाइंग की तरफ मूव कर गया। और मैंने कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड मॉडल्स डेवलप किए जो काफ़ी लोग आज यूज़ कर रहे हैं। और तो आपकी इस डीप टॉक्स में हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ऑप्शन बाइंग करके भी पैसा बनाया जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज आप जब यहाँ आ ही गए हो, तो अब आपको लोगों को इनसाइट दे के जाना है, लोगों को बता के जाना है कि भाई ऐसे पैसा बन सकता है, तो ही ये मकसद हमारा डीप टॉक्स का पूरा होगा। जी बिल्कुल, मैं उसी मकसद से आया हूँ। और इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आप ये मान के चलें कि इनफैक्ट जिस दिन भी आप सुनेंगे उसके अगले दिन से आपकी ट्रेडिंग काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी, ये मेरा वादा है। तो नितिन जी, आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में और ये ऑप्शन बाइंग सेलिंग करते हुए, और ये आपको आइडिया कैसे आया कि ये टूल डेवलप करना है, और इसका मतलब जो भी आपने क्रक्स निकाला या इसको क्रैक किया मार्केट की डेटा से, क्योंकि है तो सारा डेटा का ही गेम ये। इट इज़ दैट कि यू आर जस्ट क्रंचिंग द डेटा इन ए बेटर वे। जो हम एनएससी से रॉ डेटा देखते हैं, जो हमें ऑप्शन चेन वगैरह दिखती है, आप उसको और रिफाइन करके लोगों को दे रहे हैं। तो ये आइडिया आपके मन में कैसे आया कि आपको ये करना है,
और थोड़ा-सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, थोड़ा-सा इसको कैसे आपने डेवलप किया और क्यों किया, उसके बारे में बताइए? देखिए, वैसे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में 2004 से हूँ इनफैक्ट, और उस समय ऑप्शन की ट्रेडिंग जस्ट स्टार्ट ही हुई थी, लिक्विडिटी नहीं होती थी। 2004 से 8 तक मैं नॉर्मली ऑप्शन राइटिंग में करता था, उस समय मंथली एक्सपायरीज होती थी। और उसके बाद 8 से फिर लिक्विडिटी आनी चालू हुई, और हम ऑप्शन राइटिंग, मंथली एक्सपायरीज में ऑप्शन राइटिंग में अच्छा पैसा बनता था। बट जब से वीकली ऑप्शंस आए, तब से ऑप्शंस में ओपन इंटरेस्ट और लिक्विडिटी बहुत बढ़ गई। तो जो हम लोगों ने 2004 से 2016-17 तक जो काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी, जो रिसर्च करी इनफैक्ट, उसको हम लोगों ने बैक टेस्ट किया। तो वीकली एक्सपायरीज में हमें लगा कि अगर हम जो पीसीआर के मेथड को मैं यूज़ करता हूँ, उसको हम लोगों ने बैक टेस्ट किया, तो वहाँ से हमें ये आइडिया आया, क्यों ना हम इस आइडिया को लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि उनको जो ऑप्शन की टाइमिंग करने में, यानी ऑप्शन को किस समय खरीदें, मार्केट की डायरेक्शन को फाइंड करने में कि मार्केट किधर जाएगी। सबसे बड़ी ऑप्शन बायर के लिए तो यही चाहिए ना कि एक तो उसको टाइमिंग चाहिए, दूसरा उसको डायरेक्शन चाहिए। तो ये जो ट्रिक्स जो हम लोगों ने डेवलप करी, इससे उनके दोनों सॉल्यूशन निकलते। तो ये बेसिकली इवॉल्व हुई हमारे रिसर्च एक्सपीरियंस है। इसमें हमारे जो मेंटर्स हैं, जो हमारी एसएमसी के डायरेक्टर्स हैं, उनके भी काफ़ी एक्सपीरियंस है जो हम लोगों ने ऑटो टेंडर में डाला है, क्योंकि वो इनफैक्ट काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग करते हैं, अल्गो ट्रेडिंग वगैरह उनका फोटे है। हमारे बहुत सारे इंडेक्स आर्बिट्राज की टीम है, हमारे पास एसएमसी में कम से कम 400 लोगों की टीम है जो ट्रेडिंग करती है। तो हर ट्रेडर की अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो जैसे मैं रिसर्च में हूँ, तो उनके एक्सपीरियंसेस हम लोग शेयर करते थे, एक्सचेंज करते थे। तो उनके एक्सपीरियंस को हम लोगों ने, जो डुएबल था, जो वर्केबल थी, वो एक्सपीरियंसेस हम लोगों ने ऑटो टेंडर के अंदर कोड कर दिया। तो उससे क्या है, वो कई ट्रेडर्स को उससे फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरीके से ये चीज़ें इवॉल्व होती चली गई, और अभी भी इनफैक्ट कई हमें सजेशंस आते हैं कि सर ये चीज़ इसमें डाल दीजिए, ये अच्छी चीज़ है, तो उसे हम उस तरीके से बैक टेस्ट करके, कोड करके उसमें डाल देते हैं, ताकि लोग उसे यूज़ कर पाएँ। तो नितिन जी, जैसे आपने बताया आप ऑप्शन बाइंग आपका प्राइम फोकस रहता है, तो ऑप्शन बाइंग स्टॉक्स में करना बेटर है या इंडेक्स में करना बेटर है? देखिए, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, तो इंट्राडे अगर आप ट्रेडर हैं तो इंडेक्स ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप सपोज़ आप कैरी फॉरवर्ड करने में इंटरेस्टेड हैं, या आप थोड़ा-सा कैरी करके ट्रेड करते हैं, तो फिर वहाँ पे स्टॉक ऑप्शन बेटर होता है, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन में मंथली एक्सपायरीज़ होती है, तो वहाँ पे टाइम डिके का रिस्क आपका कंपैरेटिवली कम होता है, और वोलेटिलिटी भी कम मिलती है। और जो वीकली ऑप्शंस है, उसमें अगर आपने कैरी फॉरवर्ड किया और आपकी ज़रा-सी भी टाइमिंग गलत हो गई, तो आपको लॉस बड़ा हो जाता है। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें स्टॉक ऑप्शन उन्हीं को करना चाहिए जो इंट्राडे नहीं है, जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और जो केवल इंट्राडे कर रहे हैं, उनको इंडेक्स ऑप्शन इज़ द बेस्ट, क्योंकि इंट्राडे में कई बार स्टॉक ऑप्शंस में उतना प्रॉफिट नहीं बन पाता है, तो उनके लिए इंडेक्स ऑप्शन ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट है। एंड विच इंडेक्स डू यू सजेस्ट? क्योंकि इस अब तो इतनी एक्सपायरीज आ गई है कि हमें ही कंफ्यूजन हो जाती है कि निफ्टी करें, बैंक निफ्टी करें, फिन निफ्टी करें, तो कौन सी एक्सपायरी ट्रेड करनी चाहिए? देखिए, मेरा फेवरेट निफ्टी है, क्योंकि मुझे निफ्टी के निशानेबाज के नाम से जाना जाता है। तो नाइस नेम। मेरा फेवरेट निफ्टी, और इनफैक्ट लास्ट 4 सालों से जी बिज़नेस पे मेरे शोज़ आते हैं, जिसे निफ्टी के निशानेबाज का टैग दिया हुआ है। तो मेरा अपना फेवरेट निफ्टी है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट बहुत अच्छा मिलता है, और अगर ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, मार्केट की पोजीशन, और आप अगर उसको स्टडी करके पोजीशन बनाते हैं, तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी आती है। टू आंसर योर क्वेश्चन, हमें उस इंडेक्स पे काम करना चाहिए जिसमें ओपन इंटरेस्ट अच्छा हो, जिसमें वॉल्यूम्स अच्छे हों, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट रहेगा तो आपको डेटा की इंटरप्रिटेशन मिलेगी। इसमें 2 इंडेक्स मेनली है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, जिसका ओपन इंटरेस्ट बहुत अच्छा है। तो आप इन 2 प्रोडक्ट में काम कर सकते हैं। बट बैंक निफ्टी थोड़ी वोलेटाइल होती है, निफ्टी थोड़ी कंपैरेटिवली कम वोलेटाइल होती है, तो निफ्टी ज़्यादा बेहतर लगती है। तो अगर आप थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर हैं, तो आप बैंक निफ्टी कर सकते हैं। आप थोड़ा डिफेंसिव हैं, तो आप निफ्टी कर सकते हैं। ये दोनों पे कर सकते हैं। बाकी जैसे फिन निफ्टी में भी लिक्विडिटी आ गई है, धीरे-धीरे और लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, तो फिर देखा उस समय होगा। बट अभी निफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, और सेकंड प्रायोरिटी बैंक निफ्टी होगी। उसके बाद बाकी इंडेक्स में डिपेंड करता है कितनी लिक्विडिटी आती है। लेकिन अभी तो निफ्टी भी जो है बहुत बड़े-बड़े मूव्स 200-250 पॉइंट पर डे दे रही है। मतलब वो भी अब बैंक निफ्टी की तरह कहीं न कहीं चलने लग देखिए, गई है। नहीं, फ़र्क क्या है? लेकिन हाँ, अब 1% मूव है वो उसका। हाँ। क्योंकि निफ्टी इंडेक्स भी पहले 12, 13, 16 हज़ार था, तो कम था उसका मूव। नहीं, बैंक निफ्टी में क्या होता है ना, आप ज़रा-सा उठ के इधर घूमेंगे तो 100 पॉइंट देखेंगे ऊपर-नीचे हो गई। और निफ्टी में क्या है, उतना 30-40 पॉइंट से ज़्यादा मूवमेंट नहीं आता है, तो आप अपने पोजीशन और रिस्क को मैनेज कर सकते हैं वहाँ पे। बैंक निफ्टी में तो स्टॉप लॉस कब लगा, कब उड़ गया, पता ही नहीं चलता है। तो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली वोलेटाइल है, क्योंकि उसका लेवल भी आप देखेंगे तो उसका लेवल भी 50,000 के आसपास है। दूसरा क्या, बैंक निफ्टी में स्टॉक मेनली केवल 3-4 स्टॉक ही हैं जो बैंक निफ्टी को लीड करते हैं। एचडीएफसी बैंक हो गया,
आपको आईसीआईसी बैंक हो गया, SBI एसबीआई का वेटेज उतना ज़्यादा नहीं है, बट फिर आपको एक्सिस बैंक हो गया। तो ये मेन तो एचडीएफसी बैंक जिसका करीब 30-35% वेटेज है बैंक निफ्टी में। तो अब जरा सा अगर थोड़ा भी एचडीएफसी बैंक हिलेगा तो बैंक निफ्टी गिर जाती है। वो केस निफ्टी में नहीं है, क्योंकि निफ्टी में मैक्सिमम वेटेज रिलायंस का विच इज 10%। तो 10% एक स्टॉक का वेटेज और एक स्टॉक का 33% वेटेज। तो बैंक निफ्टी इसलिए वोलेटाइल है क्योंकि वहां पे एचडीएफसी का 33% है, और निफ्टी इसलिए कम वोलेटाइल है क्योंकि वहां पे 10% रिलायंस है मैक्सिमम वेटेज। तो 10% उतना ज्यादा नहीं है कंपेयर टू 33%, इसलिए मुझे लगता है कि निफ्टी इज लेस वोलेटाइल कंपेयर टू बैंक निफ्टी। नितिन जी, जैसे ऑप्शन बाइंग इज सिनोनिम टू, हम कह सकते हैं, क्विक मनी। लोगों को ऑप्शन बाइंग इसीलिए करनी है कि उन्हें एकदम पैसा दिखता है उसमें। तो आप बता रहे हैं कि आप बैंक निफ्टी में नहीं प्रेफर करके आप निफ्टी प्रेफर करते हैं, लेकिन जो जैसे सेबी बताता है कि 10 में से 9 पीपल आर इन लॉस एंड 10 पीपल आर इन ओनली इन प्रॉफिट। तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ 10% ही लोग कमा पा रहे हैं और 90% नहीं कमा पा रहे हैं? देखिए मैम, बहुत इंपॉर्टेंट पूजा जी ये क्वेश्चन है, और ये बड़ी समझने वाली चीज़ है। ऑप्शन बाइंग जो है ना, ये एक गेम ऑफ टाइमिंग है। मैं इसे बोलता हूँ गेम ऑफ टाइमिंग। आप अगर डायरेक्शन में सही भी हैं, बट आपने अगर राइट टाइम नहीं पकड़ा, एग्जैक्ट टाइम, तो ऑप्शन में प्रॉफिट कमाना टफ है। अब एक तो मुझे इसका रीज़न लगता है कि जो ट्रेडर्स हैं उनके पास ऑप्शन डेटा एनालिसिस करने का या टेक्निकल्स के लिए टूल्स नहीं होते। भाई आज कोई भी डॉक्टर है, कोई भी इंजीनियर है, वो तभी डायग्नोस करेगा जब उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। अब ज़्यादातर ट्रेडर्स क्या है ना, उनके पास टेक्निकल एनालिसिस के सॉफ्टवेयर्स हैं ना डेटा एनालिसिस के सॉफ्टवेयर्स हैं। इंडिया में इसकी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। तो एक तो इन्फॉर्मेशन की कमी हो गई, दूसरा मार्केट की टाइमिंग करने के लिए कुछ टूल्स एंड इन्फॉर्मेशन हो गए। थर्ड ये होता है कि वो स्टॉप लॉस या रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी उनको आइडिया नहीं होता है। जैसे उनको लगता है ऑप्शंस ले लिया, अब मैक्सिमम उतना ही रिस्क है जितना हमने प्रीमियम दिया है, बट जिसके कारण वो स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते हैं। तो ऑप्शन में बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, अदरवाइज का पूरा कैपिटल भी आपकी डिप्लीट हो सकती है, वाइप ऑफ हो जाए। हाँ, कुछ ऐसे भी ट्रेडर्स हैं जो ओवर लिवरेजिंग कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए उनके पास कैपिटल है 20-25 हज़ार का, उन्होंने एक ही बार में पूरी की पूरी ऑप्शंस ले ली, और फिर वो अगर गलती से गलत पड़ गई तो वो सेम कैपिटल सेम डे जीरो हो जाती है। तो बेसिकली क्या, अवेयरनेस की भी कमी है। लोगों के पास उतनी अवेयरनेस नहीं है जो हम लोग ये कर रहे हैं कि अवेयरनेस का ही हम कोशिश कर रहे हैं कि अवेयर करें। तो बेसिकली एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास टूल होना चाहिए। अगर आप कोई टूल नहीं है तो फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करके आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता। उसके लिए आप एक्सप्लोर करें, टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स देखें, डेटा एनालिसिस का टूल्स देखें, और फिर कुछ मेथड्स हैं उसको फॉलो करके आप ऑप्शन में प्रॉफिट बना सकते हो। तो आप कंप्लीटली डेटा देख के करते हैं ऑप्शन बाइंग? देखिए मेरी प्राइमरी जो होती है वो डेटा होता है, उसके बाद प्राइस एक्शन होता है, क्योंकि डेटा से हम मार्केट का ट्रेंड निकालते हैं। अब जैसे बेसिकली क्या है, मैं न्यूटन्स के 3 लॉ फॉलो करता हूँ। न्यूटन्स के 3 लॉ, मार्केट भी न्यूटन्स के 3 लॉज पे चलती है। लॉ नंबर 1 ये बोलता है कि कोई भी चीज़ अगर ट्रेंड में है या जिस मोशन में, उसी तरह मोशन में चलती रहेगी। तो बड़ा सिंपल हम ये देखते हैं कि मार्केट खुलने के बाद किस तरीके से चल रही है। सपोज कीजिए मार्केट की ओपनिंग हुई और जिस समय आप ट्रेड ले रहे हैं, उन दोनों के बीच में मार्केट अगर ऊपर है खुलने से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेंड पॉजिटिव है, सिंपल तरीके से। तो इनर्शिया यानी लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि मार्केट का मोशन क्या है। अब मोशन आपने निकाल लिया कि ऊपर की तरफ है, तो ये लॉ नंबर 1 हो गया। सेकंड हम देखते हैं फोर्स किधर है, मार्केट में ताकत किधर है, क्योंकि अगर फोर्स आएगा तभी उस डायरेक्शन में ट्रेंड चलेगा। तो उस फोर्स को निकालने के लिए हम ओपन इंटरेस्ट को यूज करते हैं कि जो कॉल एंड पुट का ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है वो पुट साइड ज़्यादा है या कॉल साइड ज़्यादा है। उसके इम्बैलेंस को हम कैच करते हैं कि इम्बैलेंस किधर है। अगर पुट्स में बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है यानी, और कॉल्स में कम है, तो पुट की तरफ ज़्यादा झुकाव है, बैलेंस इम्बैलेंस हो रहा है, तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है क्योंकि पुट राइटर्स ज़्यादा हैं, तो हम दूसरी फोर्स निकालते हैं। तो ये तो हो गया कि किधर फोर्स है। अगर सपोज कि ये ट्रेंड पॉजिटिव है और फोर्स ऊपर की तरफ है तो मार्केट ऊपर मूव कर जाएगी, ये न्यूटन्स लॉ 2 यूज करते हैं। और थर्ड हो गया एंट्री के लिए कि एवरेजेस के आसपास एंट्री करने की कोशिश करते हैं। जैसे मार्केट कभी भी मूव कर दी है तो वो वन वे ऐसे नहीं चलेगी, ऊपर नीचे ऐसे चलेगी, एवरेज के आसपास आएगी। तो एंट्री जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि दिन में कभी भी मार्केट अगर कोई रिट्रेस करे, एवरेज के आसपास मिले, तो वहाँ पे हम ऑप्शन में एंट्री कर लें। तो मैं मान लूं आप वीवैप को कंसीडर करते हैं उस बिल्कुल केस में? बिल्कुल, वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल और इम्पॉर्टेंट टूल मैंने अपने लाइफ में 20 साल के एक्सपीरियंस से सीखा है। वॉल्यूम वेटेड का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम का वेटेज,
अब क्या है, अब वॉल्यूम आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, एक एफआईज भी कर रहे हैं। हो सकता है मैं 100 शेयर्स का कर रहा हूँ, कोई 50 शेयर का कर रहा है, आप 1000 शेयर का कर रहे हैं, बट एफआईज 10,000 शेयर का कर रहे हैं, 1 लाख शेयर का कर रहे हैं। तो वो जो वॉल्यूम की एवरेज आ रही है, वो वॉल्यूम वेटेड आप करेंगे तो उनकी एवरेज उसमें आ गई। तो वो बहुत ही रिलायबल टूल है। उस एवरेज के आसपास अगर आप ऑप्शन एंट्री करेंगे तो आपकी सक्सेस रेशियो बहुत अच्छी हो जाती है। यानी आपने ट्रेंड निकाल लिया कि क्या मार्केट का ट्रेंड है, वो आपने देख ली। उसके बाद आपने फोर्स ले लिया कि कॉल पुट का इम्बैलेंस क्या है। तो फोर्स अगर ऊपर की तरफ है तो यानी ऊपर बाउंस होने वाला है, और उसके बाद एंट्री आ गई तो एंट्री आप वीवैप के आसपास लीजिए। ये 3 सिंपल रूल मैं फॉलो करता हूं, जिसे लॉ ऑफ न्यूटन्स बोलते हैं, और उसी के बेसिस पे हम ट्रेड करते एक आपने बोला कि हम ऑप्शन का डेटा देखते हैं कॉल और पुट साइड। तो आजकल क्योंकि लोग एटीएम के स्ट्रेडल बेचते हैं, तो जब भी आप ऑप्शन चेन देखते हैं तो एटीएम की कॉल और पुट सबसे ज्यादा बिकी होती है। तो उसमें आप कैसे इसको कंसिडर करते हैं? मतलब आप पूरा ओवरऑल देखते हैं या एटीएम से 10 स्ट्राइक 20 स्ट्राइक कितनी दूर का देखते हैं? देखिए, एटीएम पे कभी भी आप देखेंगे तो हमेशा इक्वल आपको नहीं मिलेगी, इम्बैलेंस मिलेगा। और मोस्टली सेम होती है क्योंकि आजकल लोग स्ट्रेडल बहुत बेच रहे हैं। स्ट्रैडल बिक रही होगी, बहुत लोग बायर भी हैं। तो हम जनरली क्या करते हैं, एट द मनी तो देखते ही हैं। नॉर्मली एट द मनी से 1 स्ट्राइक ऊपर 1 स्ट्राइक नीचे। अच्छा। यानी अगर सपोज कीजिए मार्केट चल रही है 24,000 के लेवल पे चल रही है, तो 24,000 की स्ट्राइक, 24,050 की और 23,950 की, बस ये 3 स्ट्राइक का टोटल ओआई देखते हैं और उसका इम्बैलेंस देखते हैं कि, और वो इम्बैलेंस ऐसे देखते हैं कि सपोज कीजिए सुबह ओपनिंग में 10 बजे हमने देखा कि दोनों में इम्बैलेंस आप मान लीजिए से 20% का, यानी 20% पुट्स में ज़्यादा है और कॉल में कम है। अब वो कैसे इवॉल्व हो रही है ड्यूरिंग द डे। अगर 20% से वो 30% हो गई इम्बैलेंस, 40% इम्बैलेंस हो गई, इसका मतलब मार्केट में ऊपर की तरफ पुश आने वाला है। मोमेंटम आने तो का। उसमें जैसे ही मार्केट में कोई वो इवॉल्व हो रहा, थोड़ा सा भी कैंडल, फिर प्राइस एक्शन आ जाती है कि फिर आप कैंडल स्टिक से जैसे कंफर्मेशन मिली, क्योंकि मुझे डेटा का फोर्स ऊपर दिख रहा है, तो हम उस केस में कॉल पे बेट करते हैं। दूसरा सवाल आपकी कैसे, आपने कहा वीवैप देखते हैं, तो वीवैप ऑन स्पॉट, फ्यूचर या ऑप्शन का वीवैप? वीवैप हमेशा फ्यूचर्स का देखना चाहिए। फ्यूचर्स का, इसलिए फ्यूचर्स का देखना क्योंकि चाहिए, स्पॉट में तो होता ही नहीं होता है नहीं है। दूसरी बात, ऑप्शन में कई लोग ये पूछते हैं कि ऑप्शन देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। ऑप्शन में टाइम वैल्यू डिके होती है, तो जो वीवैप होगी वो ऑप्शन वाली काम नहीं करेगी, क्योंकि ऑप्शन, सपोज कीजिए निफ्टी है, निफ्टी में अगर प्राइस वीवैप के आसपास रिट्रेस होके आएगा तो ऑप्शन का प्राइस वीवैप से नीचे चला जाएगा। रीजन इज टाइम वैल्यू डिके। डिके। तो हमें हमेशा हमेशा फ्यूचर्स का वीवैप देखना चाहिए। नितिन जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर मेरे माइंड से निकल जाएगा। जैसे एज एन ऑप्शन बायर जब मार्केट 9:15 ओपन होती है, तो अधिकतर लोग क्या करते हैं कि अगर मार्केट गिर रही है तो उसी टाइम मोमेंटम का आने के लिए वो फटाफट फटाफट पुट बाय करते हैं। तो उससे क्या होता है कि एकदम से मार्केट रिवर्सल दे देती है और दे एंड अप इन लॉसेस। जो मैंने मोस्टली ऑप्शन बायर्स को देखा है कि उन्हें लगता है कि 9:15 टू 9:30 के बीच में ही हमें सब कुछ अचीव करना है। तो उस टाइम क्या डेटा वर्क करता है, या हमें डेटा जो देखना है वो 9:30 या 9:45 के बाद देखना है? मैंने क्या किया, मार्केट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सुबह के 1 घंटे के मार्केट को मैं इमोशनल मार्केट बोलता हूँ। यानी सुबह जो भी होता है 1 घंटा इमोशन पे काम होता है। 1 घंटे के बाद जो मार्केट होता है वो प्रोफेशनल मार्केट हो जाती है, मतलब वो एक्युमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। और उसके बाद फाइनली जो लास्ट का 2 घंटा होता है वो एक्चुअल प्रोफेशनल ट्रेडर्स उसको लीड करते हैं, जो कैरी फॉरवर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। तो नॉर्मली इमोशनल डिसीजन हमेशा आपके गलत होंगे। तो सुबह के जो ट्रेडिंग सुबह 9:15 बजे से 10:15 बजे के बीच में जो इंट्राडे ट्रेडर करते हैं, एक तो सबसे पहले उनको ये ट्रेडिंग छोड़नी चाहिए, क्योंकि लॉस का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आप इमोशनल डिसीजन उस समय लेते हैं। उस समय कई बार स्पाइक्स आएगी, लगेगा कि ब्रेकडाउन हुआ, वो फॉल्स ब्रेकडाउन होगा, मार्केट वहीं से रिवर्स कर जाएगी। वो नॉर्मली क्या होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, ओवरनाइट पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड जो होती है वो कटती है। तो मेरे हिसाब से 9:15 से 10:30 बजे तक ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं अपने ट्रेडिंग में 9:15 से 10:30 को एक ऑब्जर्वेशन पीरियड की तरह मानता हूं, और उस पीरियड में हम ट्रेड को ऑब्जर्व करते हैं, डेटा को ऑब्जर्व करते हैं, ट्रेंड को बनने देते हैं, और ट्रेंड 10:30 तक आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से मार्केट बनना चाह रही है। और फिर 10:30 ऑनवर्ड्स आप ट्रेड इनिशिएट करते हैं, जो आपका 2, ढाई, 3 बजते बजते कंक्लूड हो जाता है। एक और बाजार में कई दफ़ा, क्योंकि मैं देखिए अब तो मैं एक ठीक ठाक ट्रेडर बन गया हूँ और आपकी कृपा से प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी हूँ, लेकिन कुछ लोग जो है बाजार में ऐसी एक मिथ्या चलती रहती है कि क्योंकि आप ब्रोकर भी आप एसोसिएटेड हैं,
कि ब्रोकर को तो सब पता होता है कि बाजार में किस तरफ ज़्यादा पोजीशन है, किस तरफ कम पोजीशन है, क्योंकि उनके यहाँ तो अपने लोग काम भी कर रहे हैं। तो क्या एक ब्रोकर ऐसा कर सकता है कि जैसे पता लगा सब बाइंग में बैठे हैं, तो क्या वहाँ से पोजीशन रिवर्स हो सकती है, या लोग सेलिंग में बैठे हैं तो वो रिवर्सल आ सकता है, या ब्रोकर उसको चेंज कर सकता है, या जो ब्रोकर खुद होता है वो मतलब इस चीज़ से पार पा के प्रॉफिट में रह सकता है हमेशा? नहीं, देखिए ये जो एक तो जैसे हम लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, तो रिसर्च और जो सर्विलियंस टीम होती है, क्योंकि जो भी पोजीशंस बन रही है वो सर्विलियंस टीम के पास होती है, और रिसर्च टीम एकदम डिफरेंट होती है, चाइनीज़ वाल होता है, क्योंकि वो अलग जगह बैठती हैं, उनको कोई भी उन डेटा का एक्सेस नहीं होता है। अच्छा, डेटा एक्सेस। कोई भी डेटा एक्सेस नहीं होता है, सेबी की गाइडलाइंस है, डेटा का एक्सेस हमें कहीं कुछ भी नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो हमारे स्टॉप लॉसेस नहीं होते, कई बार हम लोग जो ट्रेड्स देते हैं वो स्टॉप लॉसेस भी हो जाते हैं। तो बेसिकली क्या है, अब वो डेटा इंपॉर्टेंट है, अगर वो किसी को एक्सेस हो जाए और वो देख पा रहा है तो वो उससे उसको डिसीजन लेने में फ़ायदा होगा। जो आपका जो क्वेश्चन है, अगर वो डेटा का एक्सेस हो जाए, तो अगर सारी जनता एक साइड है तो रिवर्स पोजीशन लेने से फ़ायदा होगा, दिस इज़ द फैक्ट। बट ये डेटा आपको मिल सकता है, कैसे मिल सकता है? ये ऑप्शन चेन के थ्रू, जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, उससे आप एनएससी आपको ये डेटा दे रही है, आपको ब्रोकर से लेने की जरूरत ही नहीं है एक ब्रोकर की, आपको तो एनएससी सारे ब्रोकर्स का डेटा एक जगह दे रही है। तो आप उससे देख के इंटरप्रिटेशन निकाल लेना कि मार्केट में मंदी की पोजीशन बन रही है कि तेजी की बन रही है। अगर ज्यादा मंदी बन रही है तो बट ऑब्वियस है कि हमें तेजी खेलनी है, रिवर्स जो आप बात कर रहे हैं, तो उससे भी हमारा काम हो जाता है और हम इनफैक्ट उसी चीज को यूज करके प्रॉफिट बना पा रहे हैं। और देखिए दोस्तों, मैंने आज नितिन जी को बुलाया जरूर है, लेकिन ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है, मैं पहले देखता था एनएससी पे, फिर मैं देखने लगा ऑप्स्ट्रा पे, फिर मैं फ्री टूल है सेंसिबल उस पे देखने लगा। लेकिन अभी क्योंकि मुझे ऑप्शन बाइंग का थोड़ा सा देखना था, तो मैं इनके यहाँ भी देखने लगा। तो कोई ऐसी मेरी तरफ से ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों को ऑटो ट्रेंडर ही करना है। अच्छा टूल है, मैं चाहता था कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, इसलिए मैंने इन्हें बुलाया। और अगर आप लोग कुछ सीख सकते हैं इससे तो सबके लिए अच्छी बात है। लेकिन जो डेटा ऑटो ट्रेंडर का है वो थोड़ा-सा हटके है, लेकिन ऑप्शन चेन का डेटा, जैसे सर ने भी बताया, आप एनएससी से भी देख सकते हैं, सेंसिबल एक फ्री टूल है सबके लिए, उससे भी देख सकते हैं, और ऑप्स्ट्रा में भी देख सकते हैं, और बहुत सारी और भी वेबसाइट हैं, एनएससी की खुद की वेबसाइट है, वहाँ से भी देख सकते हैं। उसमें हम इन कॉन्सेप्ट्स को प्रमोट करते हैं और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम वहाँ पे ट्रेडिंग भी करते हैं और इनफैक्ट पोल भी करते हैं हर दिन कि आपने प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया, और उस पोल में 4000 से 6000 ट्रेडर्स पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप अलाउ करें तो हम अपनी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और इनफैक्ट पोल भी आप चाहे तो लाइव पोल हम करके देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने वोटिंग करी है। और रिस्क इनफैक्ट टू रिवार्ड रेशियो क्या रहता है आपके रिस्क टू ट्रेड का? रिवार्ड रेशियो नॉर्मली हम 1:1.5 रखते हैं, तो क्योंकि अगर मान लो 30 ट्रेड हमारे लॉस में भी जा रहे हैं, हाँ तो उधर अगर हम 100 रुपए कमा रहे हैं, तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 35 से 40 रुपए दे रहे हैं। हाँ 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 1:1.5। 1.5, यानी अगर जनरली हम क्या है 20 से 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे ट्रेड करते हैं निफ्टी ऑप्शंस में, और हमारा टारगेट 35 से 40 पॉइंट के आसपास का होता है। यानी फर्स्ट लॉट हम बुक कर लेते हैं 50% पोजीशन 1:1 पे, और नेक्स्ट जो फिर उसको ट्रेल करके राइड करते हैं। इस तरीके से हम ट्रेड करते हैं। और ऑन एन एवरेज कितने ट्रेड एक दिन में हो जाते हैं? देखिए एक दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं मिलती है अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एंट्री टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारा मेनली फोकस होता है कि हम बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग ना लें, राइट एंट्री पे मिले, यानी वीवैप के आसपास मिले तभी ट्रेड लेना चाहिए। तो वो दिन में जनरली आपको 2, कभी-कभी एक ही अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि एक आपने लिया फिर आप उसको राइड कर रहे हो सकता है आपको 40-50 पॉइंट तक आप राइड करते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि एक अच्छा ट्रेड दिन में मिल जाए तो डन फॉर द डे, और अगर और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैक्सिमम 2 ट्रेड से ज़्यादा हमें नहीं मिलता है। नितिन जी, जैसे हम जब सेल करते हैं तो हम कहते हैं हेज करके चलो, हेज करके चलो, हेज करके चलो। तो क्या बाइंग में भी हेज बनानी चाहिए, या बाइंग में सिर्फ स्टॉप लॉस लेके बाहर ही निकल जाना चाहिए? नहीं, बाइंग में जैसे क्या है, सपोज़ मुझे लग रहा है मार्केट कल तेज़ है और मैंने कॉल ऑप्शन लिया। अब कॉल ऑप्शन नेकेड तो कैरी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें रिस्क है। तो फिर क्या करते हैं हम, नॉर्मली क्लोजिंग होते-होते क्लोजिंग में 2 ढाई 3 बजे के आसपास हम हेज में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी कॉल ले रखी है और उसको बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट कर दिया, ऊपर वाली कॉल बेच दी। तो उससे क्या आप कंफर्टेबली अगले दिन कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली बायर के लिए क्या है कि अगर आप ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं तो आपको हेजिंग ज़रूर करनी चाहिए। दूसरा, सपोज़ कि ये कोई इवेंट है, मैंने निफ्टी ले रखी है और अभी रिलायंस का रिजल्ट ही आने वाला है या इन्फोसिस का रिजल्ट आने वाला है, तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी।
तो उस समय भी हम हेज में कन्वर्ट कर देते हैं कि चलो भाई अगर गिरा तो मेरा रिस्क नहीं होगा, या कोई इवेंट ही है जैसे आरबीआई की पॉलिसी है तो उस समय भी हेज में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली इवेंट के आसपास या कुछ अनसर्टेन दिखता है या ओवरनाइट दिखता है तो हम हेज में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों, बुल कॉल स्प्रेड जो सर ने बताया वो क्या होता है कि पहले मान लो हम 50,000 पे बैंक निफ्टी खड़ी है, तो हम 50,000 की कॉल को बाय करेंगे, 50,300 या 400 या 500 वाली कोई बेच देंगे, तो हमारा 500 रुपए की जगह अगर हमने 500 वाली बाय कर रखी है या 400 वाली बाय कर रखी है और 200 वाली बेच दी, तो हमने जो 400 रुपए का लॉस हो सकता था उसकी जगह केवल 200 रुपए का लॉस होएगा, क्योंकि वो हमने ऊपर की एक कॉल बेच दी है। इसको वैसे और आसान भाषा में बुल कॉल स्प्रेड तो कहते ही हैं, डेबिट स्प्रेड भी इसी को ही कहते हैं, क्योंकि आपने पैसा अपनी जेब से दिया होता है, महंगी खरीदी होती है, सस्ती बेची होती है, यानी कि 400 की खरीदी और 200 की बेच ली। बिल्कुल। और इसमें क्या है, आपका रिस्क कम कम हो हो गया गया। क्योंकि आपने प्रीमियम का जो आउटफ्लो है उसको कम कर दिया बेसिकली, तो ये ओवरनाइट के लिए काफी सेफ होती है ये। और दूसरा, इसमें डरने की बात नहीं होती। मान लो अगर कल को बिल्कुल ऊपर ही भाग गया बाजार, तो हमारी 500 वाली जो मतलब एट दी मनी है वो पहले भागेगी और वो बाद में भागेगी, तो बीच का जो गैप होगा प्लस जो ऊपर का वो है 200 250, उतना हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉफिट भी सीमित हो जाएगा, लॉस भी सीमित हो जाएगा। बट ये है कि नेक्स्ट डे जब खुलने के बाद फिर आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर सकते हैं। तो हेजिंग बेसिकली ओवरनाइट को हम सेफगार्ड करने के लिए करते हैं ताकि पूरा का पूरा प्रीमियम मेरा ना चला जाए और ओवरनाइट में कैरी कर पाऊँ। तो नितिन जी, आपने बताया कि ऑप्शन बायर्स के लिए निफ्टी में अगर वो डेली 2 ट्रेड में 60 पॉइंट्स निकालते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। आपका जो ये ऑटो टेंडर है, क्या वो ऑप्शन सेलर्स के लिए कितना सक्सेसफुल है और वो कितने पॉइंट्स निकाल सकते हैं इसमें? देखिए, ऑप्शन बायर के लिए तो बहुत टफ काम होता है कि आपको टाइमिंग पकड़ना। ऑप्शन सेलर को खाली डायरेक्शन पकड़ना होता है, टाइमिंग उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं उसके रखती लिए है। तो जितना डिके हो रहा है बहुत डिके बढ़िया हो है। रहा है और टाइम निकालना है। तो ये बेसिकली क्या है, ऑटो ट्रेडर आपको ऑप्शन में कहाँ पे पोजीशन बन रही है, राइटर क्या कर रहे हैं वो बताता है। तो यहाँ पे राइटर के लिए तो और अच्छा है क्योंकि राइटर को ये पता चल रहा है कि राइटिंग हो कहाँ रही है। ओआई तो शिफ्ट दिखाई देता है ओआई उसमें। शिफ्ट दिखाता है। लाइव मार्केट में आपको हर 3-3 मिनट में जब एक्सचेंज डेटा देती है तो आपको भी वो दिख रहा है कि कैसे पोजीशंस बन रही है। तो आप और अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। मतलब अगर इसे ऑप्शन सेलर यूज करें तो और तो बेनिफिट है। और बेटर कर सकता है वो। अब भाई हम लोग को तो इससे ऑप्शन बाइंग के, हमारे जैसे हम एसएमसी हैं तो हमारे क्लाइंट जो है वो ऑप्शन बाइंग के रिटेल क्लाइंट बहुत ज्यादा हैं। तो हम क्या करते हैं कि ऑप्शन बाइंग को, बायर्स को लॉस हो रहा है तो हम उसे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे कैसे बायर यूज कर सकता है। बट अगर आप सेलर हैं तो आप तो और अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं क्योंकि आपको पूरी मार्केट दिख रही है चेस बोर्ड की तरह, की कहाँ कहाँ कौन कौन सी स्ट्राइक में क्या क्या गेम चल रहा है, तो और अच्छी डिसीजन ले सकते हैं। तो कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी हाइलाइट अभी हम स्क्रीन पे तो देखेंगे ही, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट जो कि आपके सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छे हैं और बहुत आप कहीं नोटिफाई करना चाहें या आप हमारे दर्शकों के साथ बताना चाहें कि क्या-क्या उसके फीचर्स हैं। और मैं चाहूँगा एक हम छोटा-सा वॉक थ्रू भी आपके थ्रू, क्योंकि मैं आपको बुलाने का मकसद ही ये है कि मैं चाहता हूँ कि मतलब एक कोई ऐसा आदमी दे जो मतलब बिल्कुल जेन्युइन हो और बिल्कुल ऑथेंटिकेटिव बात लोगों तक पहुँचे। बता, मैं भी वॉक थ्रू क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं भी दे सकता था, लेकिन मैंने आपको इसीलिए बुलाया कि मैं चाहता हूँ कि मतलब लोग उसे बिल्कुल उस आदमी से समझें जो जनक है उसका। देखिए, ऑटो ट्रेंडर में एक तो जैसे जो डेटा होता है, नॉर्मली हम लोग क्या है, हम लोग प्राइस ट्रेंड देखते हैं कि प्राइस में हायर हाइज बन रहा है, किस तरीके से सपोर्ट बन रहा है, किस तरीके से रेसिस्टेंस बन रहा है, फिर हम ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन ट्रेड्स करते हैं। बट ऑटो ट्रेंडर के अंदर आपको डेटा के चार्ट्स बनते हैं और आप उसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं कि जो डेटा बन रहा है वो हायर हाई बना रहा है, उसका क्या सपोर्ट लेवल है, क्या रेसिस्टेंस लेवल बन रहा है। तो जब आप डेटा पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि डेटा धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है और डेटा में पॉजिटिव ट्रेंड है। कई बार क्या होता है, मार्केट एकदम साइडवेज है और डेटा पॉजिटिव मूव कर रहा है तो उससे अर्ली सिग्नल मिलते हैं कि जो ब्रेकआउट आने वाला है वो राइट ब्रेकआउट होने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि ब्रेकआउट आता है बट डेटा में नीचे का ट्रेंड है तो वो समझ में ये बताता है कि वो फॉल्स ब्रेकआउट होने वाला है। तो जो हम लोग कई बार नहीं फंस जाते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट है या ब्रेकडाउन सही है कि नहीं है या साइडवेज मार्केट है। कई बार क्या होता है कि साइडवेज में टाइम वैल्यू डिके हो जाती है। तो आप डेटा में, अगर आप डेटा को स्टडी कर रहे हैं और डेटा का चार्ट बिल्कुल साइडवेज है, कोई डेटा में मूवमेंट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब मार्केट के प्राइस में भी मोमेंटम नहीं आने वाला है। तो उस केस में आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करें, ऑप्शन सेलर उसमें प्रॉफिट बनाता है। तो ये सब डिसीजन इसमें बहुत आसानी से हमें मिल जाता है। तो जो ट्रेडर का मेन होता है ना कि फॉल्स ब्रेकआउट में वो फंसते हैं या फॉल्स ब्रेकडाउन में फंसते हैं, वहां पे इससे बच सकते हैं।
तो नितिन जी, आपने कहा कि डेटा अगर आपका फेवरेबल है तो आप उस अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हैं। क्या ऐसे केस में जब डेटा फेवरेबल है तब आपको एवरेजिंग करनी चाहिए ऑप्शन में या नहीं करनी चाहिए? देखिए, लॉस में कभी एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन में तो लॉस में वो लॉस में इसीलिए है क्योंकि आप वो गलत ट्रेड हो गया है। लॉस में एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। प्रॉफिट में फिर भी आप एवरेजिंग कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से तो ऑप्शन में नॉर्मली हम ज़्यादा एवरेजिंग नहीं करते हैं। अगर थोड़े क्वांटिटी से कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट में ही एवरेज कर सकते हैं। लॉस में एवरेज हमें नहीं करनी है ना? चाहिए। क्योंकि लोग ये गलती करते हैं, हाँ, लॉस में भी एवरेज करते हैं उस एक होप में कि अभी बढ़ जाए। हाँ, और ऑप्शन आप ये मान के चलिए कि अगर वो लॉस में जा रही है, इसका मतलब वो रॉन्ग ट्रेड है। तो लॉस में हमें कभी एवरेज नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट अगर लॉस में जा रही है तो एवरेज करने की जगह थोड़ी पोजीशन रिड्यूस कर देनी चाहिए, रादर कि आप एवरेज करें। दोस्तों, आज की जैसे मार्केट थी, आज 14 अगस्त है, हम 14 अगस्त को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, और इसके बाद ये जब तक लाइव होगा मुझे नहीं पता ये कब लाइव होगा, लेकिन 14 अगस्त को है। तो नितिन जी, जैसे आज की मार्केट थी, आज पूरा दिन मार्केट साइडवेज ही रही। 24,150 के आसपास ही निफ्टी जो है वो घूमती रही, 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे में ही, मतलब पूरा वो रहा। तो क्या ऑटो ट्रेंडर की सहायता से हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आज मार्केट कैसे रहने वाली है, या कहाँ बिल्टअप है ज़्यादा, या कहाँ एक्सपायरी किस के आसपास होगी? मैक्स पेन तो मैंने देखा है ही है उसमें, लेकिन क्या हमारे पास अदर देन मैक्स पेन भी कोई इंडिकेटर होता है जो एग्जैक्टली बता दे कि कहाँ पे हम एक्सपायरी की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, मार्केट का जो मोमेंटम है वो इम्बैलेंस पे चलता है, डिमांड सप्लाई की इम्बैलेंस पे। हम लोग यहाँ पे डिमांड सप्लाई का इम्बैलेंस पे ट्रेड करते हैं। जैसे आज 14 अगस्त को मार्केट में बिल्कुल बैलेंस्ड मार्केट थी, यानी कि जो कॉल साइड में पोजीशन और पुट साइड में पोजीशन में डिफरेंस केवल 6 से 7% का था पूरे दिन में। तो 6 to 7% डिफरेंस इज अ वेरी लेस डिफरेंस जहाँ पे इम्बैलेंस नहीं है। नॉर्मली जब तक ये 30% का इम्बैलेंस नहीं होता है, हम इस ट्रेडिंग नहीं करते हैं, हम उसे डल पीरियड मान के चलते हैं। तो आज ये सुबह से ही मार्केट 10% का इम्बैलेंस में था, जो ये क्लियर सिग्नल मिल रहा था कि हमें न कॉल लेना है न पुट लेना है, और हमें साइडवेज मार्केट को आज ये सिग्नल मिल रहा था। तो बेसिकली जब इम्बैलेंस 30% से ज़्यादा होगा तो आपको ट्रेंडिंग मिलेगी। अगर पॉजिटिव इम्बैलेंस है तो ऊपर की तरफ, नेगेटिव इम्बैलेंस है तो नीचे की तरफ, और उसके बीच में है तो नो ट्रेड नो डायरेक्शन। तो इस टूल में ये एकदम क्लियर, इससे समझ में आ जाता है कि हमें कब ट्रेड लेना है। इसकी की पॉइंट यही है कि 9:15 बजे से आपको 10:30 से 11 बजे तक मार्केट को टाइम देना होगा डेटा को डेवलप करने में, क्योंकि डेटा डेवलप होगा तभी इम्बैलेंस क्रिएट होगा। भाई, ओपन इंटरेस्ट दोनों साइड जब तक 30 लाख 40 लाख कॉल में 40 लाख पुट में नहीं बनेंगे, हम डिसीजन कैसे लेंगे? अब सुबह क्या होगा, 9:15 10 बजे तो आपका डेटा हो सकता है इमेच्योर डेटा हो। तो डेटा जब बन जाता है, सफिशिएंट ओपन इंटरेस्ट आ जाता है, तो आप इम्बैलेंस से मार्केट के डायरेक्शन को बहुत आसानी से कैच कर सकते हैं। आप इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ कि हफ्ते 10 दिन इस मेथड पे आप काम करके देखो, आपको इसके अलावा मतलब इसकी आदत लग जाएगी, इतनी अच्छी एक्यूरेसी है इसकी। एक चीज और, जैसे आज क्योंकि 14 है, कल 13 मंडे था, मंडे को जैसे एकदम से बाजार नीचे आया, क्योंकि वो हिंडनबर्ग की कोई रिपोर्ट आई थी सेबी के अगेंस्ट, तो वो नीचे आया बाजार, लोगों को लगा और नीचे जाएगा, रिवर्सल आया, प्लस में बंद हुआ बाजार। तो क्या ये रिवर्सल भी हम इससे कैच कर सकते हैं? जिस दिन हिंडनबर्ग की न्यूज आई थी, नेगेटिव न्यूज, सारे लोग पैनिक में थे, पता नहीं क्या होगा। बट ऑटो ट्रेंडर ने सुबह सुबह खुलने के आधे घंटे के अंदर अंदर क्लियर सिग्नल दे दिया था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। मैं भी आपको ऑन स्क्रीन दिखाऊंगा ये सारी चीजें। और इनफैक्ट मंडे के बाद जो ट्यूसडे हुआ, अगले दिन, उस दिन मार्केट बहुत तेजी से गिरी, और बहुत तेजी से इस सॉफ्टवेयर ने क्लियर सिग्नल दिया कि मार्केट बहुत तेजी से गिरने वाली है, और हम लोगों ने खूब पुटें खरीदी थी उस दिन। मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखाऊंगा सारी चीजें। और वो बेसिकली इम्बैलेंस है, मतलब वो सॉफ्टवेयर सिग्नल नहीं दे रहा है, सॉफ्टवेयर डिमांड सप्लाई का इम्बैलेंस आपको दिखा रहा है। और जब आपको दिख रहा है कि इम्बैलेंस है तो आप उसी हिसाब से ट्रेड लेने लगेंगे, तो आपको प्रॉफिट होने लग जाता है। तो ये बहुत अच्छे से ये दिखा देता है। तो एक तरह से मंडे को आपने बताया न्यूज ड्रिवन थी मार्केट कि नेगेटिव में जाएगी, लेकिन आपके सॉफ्टवेयर ने अराउंड, आई थिंक मैंने भी देखा अभी, 10 ओ क्लॉक के आसपास अप सिग्नल दिया, और वो कैंडल्स बहुत बड़ी बड़ी बनी थी उस दिन। तो दोस्तों, अब बातें हुई बहुत सारी नितिन जी से, अब जरा स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं किस तरह से ऑटो ट्रेंडर की वर्किंग है, किस तरह से वो काम करता है, किस तरह से डेटा दिखाता है, और समझते हैं नितिन जी से कि कैसे हम इसका लाभ उठा के एक प्रॉफिटेबल जर्नी अपनी शुरू कर सकते हैं, या एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं। प्रॉफिट की कोई कमिटमेंट नहीं है, कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने ट्रेड को
हायर प्रोबेबल ट्रेड्स बनाएं ताकि उनकी प्रोबेबिलिटी बेटर हो तो ट्रेड अच्छे हों। ओवर टू नितिन जी एंड स्क्रीन। तो नितिन जी, जैसा अभी हम चर्चा में बात कर रहे थे कि क्या क्या रूल्स होने चाहिए ऑप्शन के लिए, तो हम उससे शुरू करेंगे। और दूसरा नितिन जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आप ऑटो टेंडर पे और इस पे तो बता ही रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑटो टेंडर ना लेना चाहे, तो आप जो कंसेप्ट हैं और जो आपको लगता है कि भाई किसी भी ऑप्शन बायर को पता होना चाहिए, तो बगैर ऑटो टेंडर यूज करे हुए भी वो कैसे कर सकता है। क्योंकि देखिए, मैं यहाँ किसी भी ऑडियंस को ये फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये ऑटो टेंडर लो, लेकिन हाँ, कंसेप्ट हम किसी और वेबसाइट में अगर देख के क्लियर कर सकते हैं तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू दैट। तो बिल्कुल, तो शुरू करते हैं। देखिए ऑप्शन बायर के लिए ये 3 रूल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी आप मान लीजिए निफ्टी कर रहे हैं, बैंक निफ्टी कर रहे हैं, तो मेन क्या है कि हम यहाँ पे फोकस करने हैं कि हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं। तो इंट्राडे में जैसा कि मैंने देखा है कि अगर हम 11:30 तक टाइम दे मार्केट को, 11:30 या 11 बजे तक, तो एक साइजेबल ओपन इंटरेस्ट बन जाता है। ठीक और है। यहाँ पे जो भी हम ट्रेड डिसीजन लेना चाह रहे हैं वो मार्केट जनरेटेड इन्फॉर्मेशन पे कर रहे हैं, जी जी यानी मार्केट में जो पोजीशंस बनी है। जी। तो रूल नंबर 1 ये बोलता है कि हमें 11 साढ़े 11 के बाद ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है। दूसरा रूल ये है कि ट्रेंड को हमें आइडेंटिफाई करना है डेटा के बेसिस पे अराउंड 11-11:30 के बीच में। ठीक है। यानी जो भी डेटा सुबह 9:15 से आप 11 बजे तक जो भी डेटा बना है, वो भी मैं डेटा आगे बताऊंगा कि क्या डेटा देखना है, कैसे इम्बैलेंस देखना है। बट रूल हम ये समझ रहे हैं कि जो भी डेटा इस पीरियड में बना है, ये इम्बैलेंस हमें इस समय निकालना है 11 बजे कि वो पुट की तरफ ज्यादा बैलेंस्ड है या कॉल की तरफ है। इस तरीके से हमें ये डेटा फाइंड करना है और इससे हमें मिलेगा ट्रेंड। इससे मुझे मिल जाएगा ट्रेंड, यानी अप ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड है। तो रूल नंबर 2 हमें दिखाएगा ट्रेंड। और तीसरा ये है एंट्री, जो सबसे ज्यादा ट्रेडर को दिक्कत होती है। सपोज कीजिए ट्रेंड अप है तो मुझे क्या करना है, मुझे लेना है कॉल। अब कॉल लेना है तो किस लेवल पे लेना है, उसके लिए हम यूज करते हैं VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है। तो 11:30 के बाद ट्रेड लेना है। ट्रेंड हमें PCR डेटा से निकालना है और जैसे ही VWAP के आसपास एंट्री मिले, हमें ट्रेड में एंट्री कर जाना है। तो ये 3 रूल आपके जनरल हो गए। और उसके कौन बाद सी दोस्तों, कौन सी ऑप्शन लेनी है वो भी यहाँ लिखा हुआ है। ATM की ऑप्शन हमें बाय करनी है। हाँ, एट द मनी, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आपको फास्ट प्रॉफिट मिल सकता है। जी। अब जब आपने एंट्री कर ली तो फिर आपके पास जो टारगेट और स्टॉप लॉस होना चाहिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी आप 30 से 40 पॉइंट अगर आपको एट द मनी में मिल रहा है, आप आउट ऑफ मनी में लेंगे तो ये रेशियो नहीं मिलेगा, बट एट द मनी में ले रहे हैं तो 30 से 40 पॉइंट के रेंज में आपका प्रॉफिट बुक होना चाहिए। और वर्स्ट केस आपका 25 से 30 पॉइंट, इससे ज्यादा आपको लॉस नहीं देना है अगर आप एट द मनी VWAP पे ले रहे हैं। तो अगर आप VWAP से दूर ले रहे हैं तो आपका SL बड़ा होगा, बट VWAP पे ले रहे हैं तो ये होगा। तो जनरल रूल, ये 3 रूल सिंपल ट्रेडिंग के लिए और 2 रूल रिस्क मैनेजमेंट के लिए। अगर आप ये सिंपल 5 रूल फॉलो करते हैं तो आप ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। बहुत। अब हम इसको समझते हैं कि कैसे इसे अप्लाई करेंगे, बट ये रूल इस तरीके से चलता है। दोस्तों, सर ने बार बार एक वर्ड यूज किया, इम्बैलेंस डेटा। तो जब भी हम किसी भी स्ट्राइक में देखते हैं तो एक तरफ पुट होती हैं, एक तरफ कॉल्स होती हैं। कॉल और पुट के आगे एक नंबर दिया होता है, वो होता है कि इसमें कितने लॉट में राइटिंग हुई है या कितनी क्वांटिटी में राइटिंग है। जिस तरफ राइटिंग, मतलब वो जो डेटा होता है वो बाइंग का नहीं होता, वो राइटिंग का डेटा होता है। तो जहां भी अगर मान लीजिए कॉल और पुट में से पुट ज्यादा राइट की गई है, यानी कि पुटें ज्यादा शॉर्ट की गई हैं, राइटिंग का मतलब शॉर्ट करना भी होता है। तो अगर पुट ज्यादा शॉर्ट है, इसका मतलब जिन लोगों ने वो पुट शॉर्ट की है वो लोग कोशिश करेंगे मार्केट ऊपर जाए। तो जो, और अगर कॉल राइटिंग कम है तो कॉल राइटर्स का मतलब है कि यहाँ पे लोग कम हैं। तो जो पुट वाले होंगे वो अगर ज्यादा जोर लगाएंगे तो कॉल वालों को दबा पाएंगे। तो इस तरह से ये इम्बैलेंस में जिसकी तरफ पलड़ा भारी होगा उस तरफ का मोमेंटम ज्यादा मिल सकता है। अगर पुट का पलड़ा भारी है तो बाजार ऊपर जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पुट का पलड़ा भारी है तो बाजार ऊपर जाएगा। कॉल का पलड़ा भारी है, यानी कि कॉल राइटिंग ज्यादा हुई है तो बाजार नीचे जाएगा। देखिए, इसको और मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ। सपोज कि आप और मैं दोनों आलू के स्टॉकिस्ट हैं जी। ठीक है। आपके गोडाउन में मानिए 1000 टन आलू है जी जी। ठीक है, और मेरे गोडाउन में भी 1000 टन आलू है। जी।
तो बराबर आलू है, बराबर है यानी कॉल के साइड और पुट के साइड बराबर पोजीशन है। जी तो इस केस में मार्केट में डिमांड सप्लाई बराबर है, बेसिकली एक तरीके से बराबर है। तो उस समय क्या होगा, मार्केट थोड़ा साइडवेज चलेगी। जी जी अब सपोज कीजिए मेरे पास 500 टन है और आपके पास 1000 टन है, ठीक है, तो ये इम्बैलेंस हो गया क्योंकि आपके पास 1000 टन है, मेरे पास 500 टन है। तो बेसिकली ये सिंपल थ्योरी हम ऑप्शंस में भी यूज करते हैं। अब जो स्टॉकिस्ट हैं, अब ये जो डेटा मैंने आपके सामने खोला है, ये देखिए, ये है हमारा। अब देखिए ये स्ट्राइक्स बेसिकली हमें कैसे देखनी है, एट द मनी, जो भी मार्केट चल रही है, मार्केट 24,150 के आसपास सपोज चल रही है, ये स्पॉट लेवल के हिसाब से देखना है। इससे एक स्ट्राइक ऊपर और एक स्ट्राइक नीचे। अब ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ, हमें फोकस करना है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो गया जो नया माल मेरे गोडाउन में उस दिन आ रहा है। ओपन इंटरेस्ट क्या होगा, जो पुराना माल मेरे गोडाउन में पड़ा है, बट जो आज नया जो मैं माल लूंगा, दैट इज कॉल्ड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। जो भी इफेक्टिव चेंज होगा, चाहे वो राइटिंग में बाइंग हो रही हो या शॉर्ट हो रहा हो या लॉन्ग हो रहा हो, उसको बोलेंगे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। जो इंट्राडे की एक्टिविटी है, दैट इज द चेंज इन ओआई। तो ये जो कॉल के साइड में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये 3 स्ट्राइक्स का कंबाइंड आ गया। और ये सेम पुट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये 3 स्ट्राइक्स, यानी कि ये सेम इसी तीनों स्ट्राइक्स का 250, 200 और 100 का, इनका करीब करीब आ गया ये 2,36,00,000 है और इधर 2,39,00,000 है। तो 1% से कम का अब इन दोनों का इम्बैलेंस अगर आप देखेंगे तो ये इम्बैलेंस यहाँ पे जो पोजीशंस आ रही है, कॉल साइड में COI 50% है, पुट साइड में भी अप्रोक्सीमेटली 50% है। ये राउंड ऑफ किया हुआ है तो ये -1% आ रहा है। ये बेसिकली कोई 49.9 होगी, तो क्योंकि 239 और 236 है। हाँ, तो इस तरीके से ये 1% इम्बैलेंस है। जैसे आज ये 14 अगस्त का डेटा है और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इम्बैलेंस इज ओनली -1%, यानी कि कोई डिफरेंस ही नहीं है। इसका मतलब वो होगा कि मार्केट में साइडवेज मूवमेंट आने के चांसेस हैं। जी, जी। और आज सुबह जब बाजार 24,150 के आसपास थी और पूरे दिन इसी रेंज में ट्रेड हुई, जी और ये जो कॉल्स का प्रीमियम और पुट्स का प्रीमियम दोनों जीरो हो गया। जी तो ऑप्शन ट्रेडर इस डेटा को देख के आज क्या डिसाइड करता है कि आज मुझे कोई ट्रेड बाइंग साइड में नहीं लेना है। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सेलिंग कर सकते हैं बट बाइंग नहीं कर सकते। कई बार क्या होगा कि सपोज कीजिए ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 40 लाख है, फॉर एग्जांपल 40 ये लाख है, और इस साइड में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 80 लाख है। तो आप इम्बैलेंस निकालेंगे अगर इसका, तो ये इम्बैलेंस करीब 50% का इम्बैलेंस आएगा। 50% पॉजिटिव आएगा क्योंकि पुट माइनस कॉल। तो ये अगर 50% पॉजिटिव इम्बैलेंस आ गया, इसका मतलब हमें कॉल साइड में ट्रेड करना है। मतलब कि बाजार ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, पुटें ज्यादा राइट हो रही है, पुटें ज्यादा राइट हो रही जी। है, पुट में ज्यादा पोजीशन Yes. है, तो बाजार ऊपर जाएगा। तो इससे हम ट्रेंड निकालते हैं। पीसीआर भी यही है शायद। पीसीआर भी यही है और इम्बैलेंस भी यही है। पीसीआर का मतलब होता है पुट कॉल रेशियो। तो पहले हम पुट को ही देखते हैं, इसीलिए पुट का निकालेंगे तो बाजार माइनस इस साइड प्लस रहेगा, जब पुटें कम होंगी तो माइनस रहेगा। माइनस रहेगा, बिल्कुल। तो ये बेसिकली डिमांड सप्लाई के इम्बैलेंस को हम जी। कैच कर रहे हैं, और इससे रूल नंबर 2 ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हमें ये हेल्प करता है। जी जी अब सपोज कीजिए अगर नॉन ट्रेंडिंग है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, और इससे अगर क्लियर हो गया कि नहीं इम्बैलेंस है, मुझे कॉल लेना है। या अगर सपोज कीजिए ये ऐसा होता कि ये जो इस साइड वैल्यू होती है हमारी 80 लाख की, 80 लाख की, और इस साइड वैल्यू होती मेरी 40 लाख 40 लाख की, उल्टी होती। तो आप पुट माइनस कॉल करेंगे तो ये डिफरेंस जो आएगा ये माइनस में आता है, माइनस इसका 50 आता है। यस इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमें पुट लेना पुट है, लेना है। क्योंकि कॉल माइनस पुट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। जी क्लियर? तो एक तो हमें डायरेक्शन क्लियर हो गया कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है। अब थर्ड पॉइंट आता है कि मुझे एंट्री कहां पे लेनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए। तो उसके लिए हम वीवैप को यूज करते हैं। वो कैसे यूज करते हैं मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। तो अब दोस्तों, जैसे कि सर ने बताया कि वीवैप से हम कैलकुलेशन करते हैं और वीवैप से देखते हैं, तो वीवैप एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। अगर आप लोग पर्सनली मेरी स्क्रीन देखेंगे तो सिर्फ 2 ही इंडिकेटर होते हैं, एक EMA 20 और एक वीवैप। तो सर ये किस टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, जरा ये बताइए। देखिए और- अभी मैंने आपके सामने वीवैप वैसे टिक बाय टिक चार्ट खोला है, जी। पर आप 9 मिनट के चार्ट्स को यूज कर सकते हैं। 9 मिनट के पीछे लॉजिक ये है कि एक्सचेंज जो ओपन इंटरेस्ट 9 का मिनट डेटा का तो होता ही नहीं ना, ट्रेडिंग व्यू में भी नहीं होता, वो पेड वर्जन में है। फ्री वर्जन में तो या 9 की जगह आप 15 यूज कर सकते हैं, जो हर जगह 5 मिलेगा। का हो जाएगा हाँ। उसमें। तो क्या होता है, एक्सचेंज जो डेटा देती है ओपन इंटरेस्ट का, वो 3 मिनट में देती है।
तो 3 के मल्टीपल में आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। उसका लॉजिक ये है कि डेटा के हिसाब से जब ट्रेडिंग होती है तो आपको इंटरप्रिटेशन सही मिलती है। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अभी मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए आपके सामने टिक बाय टिक ये चार्ट रखा है, बट जो नॉर्मली मैं ट्रेडिंग में यूज करता हूँ वो 9 मिनट का चार्ट मैं यूज करता हूँ ट्रेडिंग में। 9 मिनट्स के चार्ट्स को आप यूज कर सकते हैं और उसके ऊपर VWAP वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस आप लगा सकते हैं। अब देखिए, जैसे रूल नंबर 1 हमने क्या समझा कि हमें 11 बजे के बाद ट्रेड लेना है, ठीक है, ये रूल नंबर 1 हो गया। यानी कि 9:15 बजे मार्केट खुली और 11 बजे तक ये पीरियड आपका ऐसा हो गया जब आपको डेटा से आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट। दिस इज अ ऑब्जर्वेशन पीरियड, दिस इज अ ऑब्जर्वेशन पीरियड, ठीक है। अब नाउ आफ्टर 11 दिस इज योर ट्रेडिंग पीरियड, इसके बाद आपको ट्रेड लेना है। जी जी। अब यहाँ पे मुझे डेटा दिखा नेगेटिव, यानी कि जो डेटा पे हम लोग इम्बैलेंस देखा, अगर इम्बैलेंस दिखा और डेटा नेगेटिव है, जैसे ये मैं अभी जो आपको डेटा दिखा रहा हूँ, ये 13 तारीख का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, 13th का डेटा, और VWAP के आसपास ही मार्केट ट्रेड कर रही थी जी। तो ये जो VWAP है, दिस इज योर एंट्री पॉइंट। यहाँ से मार्केट ये इस तरीके से, ये देखिए सेलिंग आपको दिख रही है। तो 11 बजे के बाद अगर मतलब डेटा नेगेटिव है अगर तो किसी ने आपको यहाँ put पुट खरीदी होती, हाँ, और ये रीडिंग अगर मैं देख पाऊँ तो 14,358 के आसपास है, 24,358, हाँ। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये कहीं 24,150 के आसपास आ रही है। बिल्कुल, तो मतलब काफी अच्छा पॉइंट हमें मिल जाते, 150 पॉइंट का फॉल मिल मिला। जाता। तो सिंपल रूल आपको ये ध्यान रखना है, एक तो रूल नंबर 1 हमें 11 बजे के बाद ट्रेड लेना है जी। रूल नंबर 2, 11 बजे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इम्बैलेंस किधर है, इम्बैलेंस कॉल में है कि पुट में है। अगर पुट की साइड ज्यादा है तो इस VWAP के आसपास होगी तो कॉल ले लेना है, और अगर VWAP पे नहीं है, फॉर एग्जांपल VWAP से दूर है, तो हमें वेट करना है VWAP पे आने के लिए। उसका मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से उसे ट्रेड लेंगे। तो उसके लिए हम प्रीवियस डे में आते हैं, यानी हम ये 13th का डेटा अभी स्टडी कर रहे हैं। ये देखिए आप 13th का डेटा हम स्टडी कर रहे हैं। हम अभी 12th अगस्त का डेटा स्टडी करते हैं, जिस दिन हिंडनबर्ग की नेगेटिव न्यूज आई थी और पूरे मार्केट में पैनिक था। जी जी। और उस दिन क्या डेटा बना और कैसे मार्केट मूव करी, हम इससे समझने की कोशिश बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं 12 तारीख पे, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी सैटरडे को, और पूरे मार्केट में बिल्कुल एक पैनिक था कि आज तो मार्केट बिल्कुल नीचे चली जाएगी। और उस वक्त डेटा क्या कह रहा था, किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया, और किस तरह से हमने ये जो इम्बैलेंस हमने बताया उसको देखा, ऑब्जर्व किया, और उससे मार्केट का क्या रिएक्शन था, अब उसे समझते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए आप लोग, हम लोगों ने 12 तारीख को कंसिडर किया जहां पे बाजार पहले नीचे गया लेकिन फिर प्लस में बंद हुआ। 13 तारीख को मार्केट नेगेटिव गया क्योंकि वो जो डेटा बोल रहा था वो था। और आज 14 तारीख जब हम जिस दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन साइडवेज था। तो हमने देखा कि कॉल और पुट का जो COI यानी चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट था वो बिल्कुल मिनिमल था, इसलिए बाजार साइडवेज रहा और वही खुला और वहीं के आसपास ही बाजार बंद हो गया। तो आप देखिए कितना आसान हो गया, जो हम सारा दिन घुसे रहते हैं कि भाई चार्ट देखें, फंडामेंटल देखें, ये देखें, वो देखें, इससे पूछे उससे पूछे, कितना आसान हो गया। ये 4 चीजें देखी और हमारे लिए ट्रेड की एक समझ आ गई कि आज पॉजिटिव रहना है या नेगेटिव रहना है। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे मोमेंटम भी पकड़ पाएंगे। और इसमें जो भी लोगों के पोल हैं, वोट्स हैं, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे लोगों ने ट्रेड में प्रॉफिट बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले हम अभी 12 तारीख का डेटा समझ लेते हैं जी। और ये नहीं, ये बेसिकली एक्सपायरी डेट है। और ये जो डेटा है ये 12 का डेटा है जी। और इसमें देखिए मार्केट सुबह 9:30 के आसपास जब खुली तो ये डिफरेंस जो आपको इम्बैलेंस दिख रहा है, डिफरेंस इज द इम्बैलेंस। और ये PCR रेशियो हो गया। ये ऑटो ट्रेंडर से मैं आपको ये डेटा दिखा रहा हूँ। अब देखिए 1.27 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि 27% का इम्बैलेंस है बेसिकली। 1.27 का मतलब 27% का इम्बैलेंस। अगर आप 10:45 देखेंगे तो 1 था, एकदम बराबर था, यानी कोई क्लैरिटी नहीं थी। बट जैसे जैसे टाइम निकला 11 बजे के बाद ये पॉजिटिव साइड में इम्बैलेंस होता है। लेकिन अगर हम यहाँ से देखना शुरू करें 10:30 से, हाँ, तो बाजार यहाँ तक जो है 0.91 से फिर 1 हुआ, फिर 1.27 हुआ। बट ये देखिए जब खुला था तो 1.41 था। तो इसका मतलब ओपनिंग में शॉर्ट करने का सिग्नल नहीं था। मार्केट जरूर पैनिक में थी बट ओपनिंग में बोल रहा था कि शॉर्ट मत करो, बाय करो। बट वहां से
मार्केट रिकवर हुई, बट हम रिकमेंड ये नहीं करते कि आप 9:15 बजे ओपनिंग में लो। हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप 9:15 बजे से 11 बजे तक डेटा को ऑब्जर्व करो, और अगर उसमें आपको ट्रेंड दिखे, जैसे आप ये इस डेटा में देखिए पीसीआर में आपको एक ट्रेंड दिख रहा है कि मार्केट धीरे धीरे स्टेबल है, नेगेटिव नहीं हो रही है, इम्बैलेंस जो है आप हर 15 मिनट में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है। अब इसे हम 11 बजे के बाद देखते हैं कि 11 बजे से जब 11:15 हुआ क्या डेटा और पॉजिटिव हुआ। अगर इस तरीके से हुआ तो फिर क्या है कि फिर हमें ट्रेंड मिल जाएगा कि मार्केट में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ये हमने जो है इसलिए 11 बजे का लगवाया क्योंकि सबने हमसे कहा 11 बजे तक देखना है। अब हम 11 के बाद वाला देखेंगे और समझते हैं कि कैसे उसको किया जाए। तो दोस्तों अभी हमने 11 बजे तक का देखा था 1.27, ये 1.27 आ गया। अब इससे ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ऐसा दिख रहा है, ये देखिए जो इम्बैलेंस है वो पॉजिटिव साइड की तरफ मूव कर रहा है। तो यानी कि ये हो गया कि अब मुझे यहाँ पे डायरेक्शन मिल गई कि मुझे कॉल ऑप्शन लेनी है। अब थर्ड पॉइंट आता है कि मुझे कॉल ऑप्शन किस समय लेनी है। अब जैसे मान लीजिए मार्केट 24,250 की कॉल चल रही है 242, करेक्ट, 24,200 की, 24,150 की, 300 की, 350 की। अब किस रेट पे लेनी है उसके लिए हम यूज करते हैं वीवैप। अब हम समझते हैं कि लाइव मार्केट में हमें क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटी 12 तारीख को मिली जी। तो ये 12th का डेटा देख रहे हैं 12 अगस्त का, जिस दिन हिंडनबर्ग की नेगेटिव न्यूज आई थी जी। और हमने डेटा देखा कि 11 बजे तक का क्या डेटा था, और बेसिकली 9:15 से 11 बजे हमारा ये दिस इज अ ऑब्जर्वेशन पीरियड जी। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन पीरियड हो गया। अब यहाँ पे हमने डेटा देखा कि पीसीआर वाज 1.27 यानी इम्बैलेंस 27% का था। तो अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे कॉल लेना है जी। क्योंकि इम्बैलेंस पॉजिटिव साइड है। कॉल कब लेना है, वो वीवैप के आसपास लेना है। ये जो ब्लू लाइन हम देख रहे हैं दिस इज अ वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जी। अगर इस लेवल पे देखें तो इस लेवल पे यहाँ पे प्राइस चल रहा है, यहाँ पे आप लेंगे तो आपका दिस इज नॉट द राइट एंट्री पॉइंट। ऑप्शन बायर के लिए एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा हमें वीवैप पे लेना है। दिस इज द एंट्री पॉइंट। ये देखिए वीवैप के आसपास मिली तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन मिले दिस इज द एंट्री पॉइंट। और यही सेम ट्रेड हम लोगों ने यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीदी थी 24,250 की कॉल ऑप्शन। इस दिन मैं आगे ट्रेड दिखाऊंगा, हम लोगों ने ली थी 125 के आसपास यहाँ पे, और ये फिर ऊपर प्रॉफिट बुक किया था 153 की रेंज में, सेम ट्रेड। तो ये जो आपने है ये यहाँ से लिया, होगी। ये नहीं, ये इनफैक्ट ये से लेके यहाँ तक ये इस लेवल ओके के आसपास हम लोग वेट किए ये प्रॉफिट। और उसके बाद ये जो सेकेंड ट्रेड आया जी, ये अब आप बोलेंगे कि ये वीवैप आया दोबारा हमें लेना चाहिए था, करेक्ट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है कि वीवैप आने पे नहीं लेना है, वीवैप पे यहाँ से रिजेक्ट होने पे लेना है, क्योंकि पता नहीं है ना कि ये लेवल टिकेगा या गिर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब जैसे अगर हम इसमें टिक बाय टिक किए तो बहुत छोटा आ रहा है, लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ से ये ऐसे ऊपर गया और फिर ये ऐसे गिरा है। तो अगर सपोज आप कैंडल स्टिक देखेंगे जी। तो कैंडल स्टिक सपोज आप 9 मिनट्स का देख रहे हैं जी, तो जी। 9 मिनट की जब तक ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी तो यहाँ पे वो कैंडल बनी बनी नहीं ना, नहीं होगी, वो yes। वापस वो रेड बनती चली गई, तो ये एंट्री आपकी बनी नहीं। जी जी। यानी अब इसमें जब आप कैंडल स्टिक यूज कर रहे हैं तो क्या करना है, सपोज आप 15 मिनट का कैंडल यूज कर रहे हैं, 9 मिनट अगर अवेलेबल नहीं है तो आप 15 मिनट यूज कर रहे हैं। तो ये कैंडल अगर मेरी बन रही है, ये इस तरीके से कैंडल बन रही है और ये लेवल पे वीवैप है, ठीक है, यहाँ पे ये कैंडल बनी, रेड कैंडल बन रही है। अब जब तक यहाँ पे ग्रीन कैंडल, रिवर्सल कैंडल नहीं बने वीवैप पे और प्रीवियस कैंडल को ये खा जाए, तब कंफर्मेशन आपको मिल गई कि ये वीवैप वैलिड है और ये इस लेवल पे आप कॉल में एंट्री करेंगे, ये एंट्री पॉइंट होता है। और ये वैसे अगर देखा जाए दोस्तों तो ये कुछ थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी ऐसे ही बिल्कुल ये प्राइस एक्शन है। तो आज सब कई बार कैसा होगा कि आप वीवैप पे ये रिवर्सल नहीं आएगा और कैंडल नीचे चलती चलेगी तो आप ये एंट्री नहीं बनती है। तो यहाँ पे इस लेवल पे आप देखेंगे तो ये जो कैंडल थी ये वीवैप के आसपास आके यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी होगी, यहाँ पे जी। ये जैसे ग्रीन कैंडल बनी ये एंट्री बन गई। इस लेवल पे ये रेड कैंडल और रेड बनती चलेगी तो ये एंट्री नहीं बनी, तो ये आपका एक ट्रेड मिला जिसमें प्रॉफिट होता है आपको। और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक बहुत आसान सा तरीका बता दूं, बहुत छोटा सा ऑब्जर्वेशन है जो कि हम प्राइस एक्शन में फॉलो कर सकते हैं। कभी भी जैसे 5 कैंडल बनी है और हमें यहाँ से देखना है कि बाजार ऊपर जाएगा या नहीं, अगर ऊपर जाएगा तो उसे ये हाई भी काटना पड़ेगा, ये भी काटना पड़ेगा। अगर बाजार को यहाँ से यहाँ जाना है तो एक कम से कम 2 कैंडल का हाई कटे तो हम इस कैंडल के लो के साथ लॉन्ग बैठ सकते हैं इस कैंडल के एसएल को लगा के।
यही तरीका है विवेक देखिए, जी। ये प्राइस एक्शन है, जी। बट इसके साथ मुझे सपोर्ट मिल रहा है, ये इम्बैलेंस जी है। जी जी जी। इसलिए हर ग्रीन कैंडल पे आप बाय कर सकते हैं, नहीं, मैं क्योंकि वैसे- आपका जो इम्बैलेंस है वो अगर पॉजिटिव है तो अंडरलाइंग का जो अंडरटोन है दैट इज जी ऑन जी द जी। पॉजिटिव साइड। Yes. तो कोई भी रिवर्सल कैंडल बने किसी भी लेवल पे तो आप एंट्री कर सकते हैं, बट अगर आप वीवेप पे रिवर्सल एंट्री करेंगे तो आपकी सेफ्टी ज्यादा Safety ज्यादा है, इसलिए वो राइट एंट्री बैठती है। सर। तो इस तरीके से जैसे अभी हम लोग 3-4 दिन को समझा, तो इस तरीके से आप इस रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 9:15 बजे से 11 बजे तक डेटा ऑब्जर्वेशन पीरियड, जी जी 11 बजे से लेके आपका 2 बजे तक जनरली ट्रेड एग्जीक्यूशन पीरियड होता है। इसमें हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूशन का जो प्रॉफिट पीरियड होता है वो 2 बजे से 3:30 बजे तक नॉर्मली प्रॉफिट बुक होकर इंट्राडे में निकल जाता है। तो इस 3 फेज में आप मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। और ये जो फर्स्ट फेज है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इमोशनल मार्केट। इसमें जो भी इमोशन है, जो भी झटका फटका ऊपर नीचे जो होना होता है, सब इसी में होता है। इसमें एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, और इसमें फाइनल प्रोफेशनल ट्रेडर अपना प्रॉफिट लॉस बुक करते हैं। जी जी। तो नितिन जी, अभी हमने स्क्रीन के आगे बहुत कुछ सीखा। हमने ये देखा कि ओपन इंटरेस्ट कैसे वर्क करता है, उसका इम्बैलेंस कैसे वर्क करता है, और उससे हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, जो ये डीप टॉक हमारा शो है, इसका मेन मोटिव ही ये है कि मैं ये समझ पाया, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, और मेरे बहुत लोगों से मिलता हूँ, बहुत लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि सर प्रॉफिट सीखने के बाद भी ना लॉस हो रहा है। तो इस डीप टॉक्स का मकसद ही ये है कि लोगों को हम कुछ ऐसा दे पाएँ कि वो प्रॉफिटेबल जर्नी उनकी शुरू हो जाए। क्योंकि एक टाइम ऐसा था नितिन जी कि मैं बहुत लॉस में था, बहुत डिप्रेशन में था, बिल्कुल मरणोपरांत स्थिति थी मेरी। तो मेरी को हेल्प करने वाला कोई नहीं था, तो मुझे ऐसा लगा कि नाउ इट्स पे बैक टाइम कि भई इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू एनीवन, तो आज जो आपको बुलाया, आपसे समझा, स्क्रीन समझा, आपसे आपका एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत सारे मिथ थे लोगों के ऑप्शन बायर और सेलर, और किस तरह से डेटा वर्क करता है वो समझा। तो मैं समझता हूँ हम लोगों ने मतलब अपनी ऑडियंस का कुछ भला तो किया होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वी आर नॉट एबल टू रीच देम एंड नॉट एबल टू कनेक्ट विद देम फॉर दैट मैटर। तो मैं ऑडियंस से भी ये कहूँगा कि आप लोग अपने कमेंट्स लिखिए, अपने सवाल कोई हैं तो वो पूछिए। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया, सब अच्छा हुआ, तो हम नितिन जी से रिक्वेस्ट करेंगे वो दोबारा आके हमें ऑप्शन बाइंग के बारे में और एजुकेट करें। एपिसोड 2। एपिसोड 2 भी लेके आएँगे, लेकिन वो होगा तभी जब आप लोगों की पार्टिसिपेशन मिलेगी। इसका खूब लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इस एपिसोड को, ताकि जो हमने एक मुहिम शुरू करी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो नितिन जी, ये तो हुई अपनी ऑटो ट्रेडर और ऑप्शन बायर की बात। कुछ ऐसा जो आप शेयर करना चाहें हम लोगों के साथ, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भरपूर है, मतलब ऑलमोस्ट 20 साल का आपका एक्सपीरियंस है, और पिछले कई सालों से आप ऑप्शन बायर ही हैं। तो कुछ ऐसी बातें जो कि ऑडियंस को ध्यान रखनी चाहिए, इवन मुझे भी कल को ध्यान रखनी चाहिए। मैं भी ये नहीं कहूँगा कि मैं संपूर्ण हूँ, क्योंकि इस दुनिया में कोई संपूर्ण हो नहीं सकता। तो अगर मुझे भी कुछ आपसे सीखने को मिल रहा है तो आई फील ऑनर्ड। तो कुछ ऐसी बातें जो कि आप बताना चाहें, आप शेयर करना चाहें, जिससे कि सबका भला हो सके। देखिए, ऑप्शन बाइंग मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत आसान गेम नहीं है। ठीक है, लोग समझते हैं कि ये बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी मनी आ सकती है। ये कॉम्प्लेक्स तो है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, और सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें टाइमिंग की है। यानी आपको राइट टाइमिंग को आइडेंटिफाई करना होगा, तो उसके लिए आपको वर्क करना होगा, और उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी वर्क किया है, जो वीवैप के लिए वर्क किया है। वीवैप को यूज़ करते हैं, जो वन ऑफ द परफेक्ट और काफ़ी बेहतर टूल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो एक तो अपनी ट्रेडिंग में आप वीवैप को ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए। दूसरी चीज़, बिना स्टॉप लॉस के ऑप्शन ट्रेडिंग कभी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई चीज़ एसएल हिट हो रही है, जो भी आपने एसएल डिफाइंड किया है, लॉस बुक करके निकल जाएँ, क्योंकि फिर आज का गेम खत्म, फिर अगले दिन फिर हम देखेंगे। तीसरा, मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि ओवरनाइट कभी भी नेकेड ऑप्शंस नहीं लेके जाना चाहिए। ओवरनाइट आपको कैरी करना है तो आप बुल स्प्रेड ले जाइए, बियर स्प्रेड्स ले जाइए, हेजिंग ले जाइए, कवर्ड कॉल ले जाइए, कुछ भी आप हेजिंग करके जाइए, ताकि आपका कम से कम रात की नींद सही हो, और ओवरनाइट आपकी पूरी कैपिटल डिप्लीट नहीं हो जाए। तो ओवरनाइट जब भी कैरी करना हो, आप हेज करके ही कैरी करें। ये क्योंकि ज़्यादातर जो ऑप्शन बायर को लॉस होता है ना, वो ओवरनाइट से ही लॉस होता है। इंट्राडे में तो वो आप लॉस मैनेज करके आप निकल जाते हो। तो ये 3-4 चीज़ें
फॉलो अप करेंगे तो आपका लॉस मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। बाकी तो पीसीआर जो मैंने क्या इवॉल्व करी, ये तो ऑलरेडी बनी हुई थी, मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में ये मुझे वन ऑफ द फाइनेस्ट टूल मिला है, जो लीडिंग इंडिकेटर है। जैसे टेक्निकल इंडिकेटर आप लोग यूज़ करते होंगे, तो वो क्या, वो प्राइस एक्शन पे बनता है कि प्राइस मूव करेगा तो आपको इंडिकेशन मिलेगा। बट जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, वो एक ओपन इंटरेस्ट बनाने में 2 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि बायर भी है, सेलर भी है। तो वो जो इंडिकेटर है वो पैसे पे मूव करता है, और मार्केट क्या है, ये पैसे की मार्केट है। तो जो इंडिकेटर पैसे से बन रहा है, और वो इंडिकेटर अगर आप यूज करोगे तो आप लीडिंग तो होंगे ही ना। तो टेक्निकल एनालिसिस आप यूज करें, बट उसकी जगह आप इसको भी इनकॉर्पोरेट करें, ओपन इंटरेस्ट को, जो कि लीडिंग इंडिकेटर है, तो आपकी एक्यूरेसी काफी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ये थी चर्चा नितिन जी के साथ, जो कि मैं समझता हूँ हम सबके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि नितिन जी ने अपने पूरे बिजी शेड्यूल में से एक हमारी रिक्वेस्ट से आए और आप सब लोगों के साथ अपना ज्ञान साझा किया, और अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला इन्होंने और हमारी रिक्वेस्ट को माना। नितिन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। थैंक यू नितिन जी। नहीं और मुझे बहुत अच्छा लगा दीपक जी, आप लोग से मिलके। पूजा जी, थैंक यू। और आपके मेन क्वेश्चंस बड़े यूनिक और बड़े, मतलब ऐसे क्वेश्चन थे जो एक व्यूअर और ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, तो मुझे उसका आंसर देके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली नितिन जी, हमने देखा है लोगों को लॉस लेते हुए ऑप्शन बाइंग में, तो आज हमारा मेन टारगेट यही था कि जो हमारी ऑडियंस है उनका लॉस ना हो। मतलब आपका जो क्वेश्चन था वो दिल से क्वेश्चन था, हर क्वेश्चन में हाँ वो जी। चीज छुपी हुई थी कि पेन है लोगों का, कैसे हमें उसे आइडेंटिफाई करके सॉल्व आउट करना है। एक्चुअली पैसा बहुत पूरा बड़ी चीज है। डीप टॉक ही जो है ना, वो पेन से ही बना है और पेन को दूर करने के लिए ही बना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ दोस्तों कि हम आप लोगों तक पहुँच पाए, और जो हमारा मकसद था इस डीप टॉक का, आज की डीप टॉक का, वो सफलता हमें मिलेगी। और मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि देखें, समझें, जो सर ने स्क्रीन शेयर बताया उसको भी अच्छे से देखें, ताकि आप लोगों को ये पता लगे कि किस तरीके से इम्बैलेंस को, किस तरीके से ऑप्शन चेन को, किस तरीके से प्राइस एक्शन को कोलैब करके हम लोग आगे मोमेंटम पकड़ सकते हैं, या पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरफ को मूवमेंट आने वाला है। और अगर इसको अच्छे व्यूज़ आए, मैं फिर कह रहा हूँ, अच्छे व्यूज़ आए, आप लोगों ने अच्छा शेयर किया, आप लोग कमेंट करें, हम लोग जवाब देंगे। कोई ऐसा कमेंट होगा जो हम नहीं समझ पाए, हम नितिन जी से फिर वी विल गो बैक टू नितिन जी एंड आस्क कि सर ये एक सवाल है, इसका दे दो। और अगर इसको मिला अच्छा रिस्पॉन्स, तो हम नितिन जी से रिक्वेस्ट करेंगे फॉर एपिसोड 2 विद नितिन मुरारका जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।